Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a uniform chain of length capital L and mass capital M overhangs a horizontal table with its two-third part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the work done by the friction during the period the chain slips off the table. Fine. So इस तरह से एक horizontal table है and there is a chain जिसका जो two-third part है initially table के ऊपर रखा हुआ था. If the length of the chain is L, then 2L by 3 part was initially on the table and L by 3 part was hanging from the table. Friction is present between the table and the chain. Coefficient of friction दे रखा है mu. We have to find out the work done by the friction when the entire chain will slip off the table, right? So कितना वर्क करेगा friction? Fine. So आप देखो friction लगेगा between the chain and the table जब ये जो चेन है धीरे धीरे स्लिप करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आपका जो चेन है नीचे की तरफ मूव करेगा एंड द लेंथ ऑफ द चेन जो कि टेबल पे है ना, इनिशियली 2L/3 था, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा एंड इट विल इवेंचुअली बिकम टू 0, राइट. सो तब तक फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन द पार्ट ऑफ द चेन जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है एंड टेबल और जो चेन है जो कि टेबल के ऊपर है किसी भी इंस्टेंट पे, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा. सो फ्रिक्शन कितना लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज जब रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग होता है. एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? दैट इज n इंटू म्यू. n इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल. सो देखो नॉर्मल रिएक्शन कॉन्स्टेंट नहीं होगा इस केस में. नॉर्मल रिएक्शन विल ऑल्सो चेंज विथ टाइम, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ चेन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द टेबल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. आप देखो किसी भी इंस्टेंट पे जितना लेंथ ऑफ चेन प्रेजेंट होगा टेबल के ऊपर उतने पार्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. और कितना लगेगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द चेन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द टेबल. किसी भी इंस्टेंट पे जितना वेट ऑफ चेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है उसके वेट के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सो पहले हम देखते हैं. देखो ये लेट मी टेक x इज इक्वल टू 0. मान लिया x इज इक्वल टू 0 है, राइट. और ये आपका चेन है, ये टेबल है और यहाँ पे चेन है. किसी भी इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ चेन प्रेजेंट है टेबल के ऊपर दैट इज़ x, और जो लेंथ हैंग कर रहा है दैट इज़ L माइनस x. फाइन. सो व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल? आप देखो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लेंथ x है ना ऑफ द चेन. ये जो लेंथ x है चेन का, इसका जितना वेट है, कितना वेट होगा इसका? यू कैन फाइंड आउट द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन बिकॉज इट्स यूनिफॉर्म, राइट. सो मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ m/l, मल्टीप्लाई इट विथ x. दिस इज द mass of x length of the chain and multiply it with g. This is the weight of the x length of the chain. This will be equal to the normal reaction. So friction force कितना होगा? Friction force will be n into mu. So m by l into x into g into mu. This is friction force. You can see friction is a function of x. So we have to find out the work done by a force which is variable. So what is the work done by a variable force? You have to calculate it by integration, right. So किसी भी instant पे for a very small time dt, right, you can assume the force to be constant. और displacement कितना होगा उस time पे? dx, right. For a small displacement you can assume the force to be constant. So f dot dx इसका इंटीग्रेशन करना है. So देखो f कितना होगा? m by l x g इंटू म्यू डॉट डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू x इनिशियली कितना था? x इज इक्वल टू 2L/3, राइट. 2L/3 से लेकर के x इज इक्वल टू 0 तक. सो दिस विल बी योर आंसर. यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, है ना. जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड dx? देखो आपने ये x लिया है, x के बाद जब आप dx लोगे सो दिस इज योर dx, राइट. एंड फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इसी डायरेक्शन में, राइट. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन dx एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? दैट इज 0. सो cos 0 1 होगा. सो आप ये डॉट को सिंपली हटा सकते हो.
और यू कैन से कि जो चेन का डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस डायरेक्शन में होगा, सो आप डी एक्स लेफ्टवर्ड क्यों कंसीडर कर रहे हो। अगेन आप अगर एक्स के बाद डी एक्स इस डायरेक्शन में लेना चाहते हो, सो दैट विल बी माइनस ऑफ डी एक्स, राइट। और ये जो माइनस ऑफ डी एक्स है एंड एफ है, इनके बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो अगर आप इस तरह से डी एक्स लेते हो जो कि आपका माइनस डी एक्स होगा, एक्स के बाद जो डी एक्स होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, राइट, आगे की तरफ लेना होता है। बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप डी एक्स बैकवर्ड लेते हो माइनस डी एक्स, देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 180 डिग्री। सो अगेन आप देखो यहाँ पे माइनस डी एक्स आ जाएगा और कॉस 180 आ जाएगा विच इज़ अगेन -1। सो ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। सो एक्चुअल आंसर आपका ये है ना। और सिंपल इंटीग्रेशन करके आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मीन्स वेरिएबल फॉर्म में। और अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कब माइनस कब प्लस लेना है, सो सिंपल यू कैन फाइंड आउट द वर्क, राइट, एंड द वर्क डन शुड बी नेगेटिव, राइट, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो नेगेटिव वर्क करेगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेन। तो इस तरह से भी आप ये कर सकते हो कि आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। आप इसे सॉल्व करके देखना, आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। Fine, I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck.